नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं मुक्ता सिंह। सीमा प्रेम दीवानी है या फिर आईएसआई की एजेंट? ये सवाल इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में ऐसे पेच हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सीमा प्रेम दीवानी नहीं बल्कि पाक फौज की एक हसीन चाल है। सचिन और सीमा की मुलाकात साल 2020 में पबजी गेमिंग के दौरान हुई थी। सीमा और सचिन की माने तो पबजी खेलते खेलते दोनों में बातें होनी शुरू हो गई। सीमा का कहना है कि इस दौरान उसे सचिन से प्यार हो गया। दोनों की पहली मुलाकात मार्च 2023 में नेपाल के काठमांडू में हुई। बस यहीं से शक की शुरुआत होती है। सीमा खुद बताती है कि वो 5वीं पास है। पासपोर्ट में उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 लिखी हुई है। उसके हिसाब से सीमा अभी केवल 21 साल की है, जबकि वो खुद की उम्र 27 साल बताती है। वो बताती है कि 17 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और करीब 3 साल से उसका पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है। अब यहाँ से पहला सवाल उठता है कि पाकिस्तान के सिंध राज्य के जैकबाबाद जिले के एक गांव में 5वीं तक पढ़ाई करने वाली सीमा हैदर ने न केवल अपना पासपोर्ट बनवाया बल्कि वो वीजा लगाकर नेपाल भी पहुंच गई। उसके पति गुलाम हैदर की माने तो वो हर महीने सीमा और उसके बच्चों के खर्चे के लिए 70 से 80 हजार पाकिस्तानी रुपए भेजता था। कराची और काठमांडू के आने जाने की फ्लाइट्स के टिकट लगभग 40 हजार रुपए के हैं। नेपाल में सीमा सचिन के साथ 7 दिन तक रही भी थी। ऐसे में उसने अपने बच्चों को किसके पास छोड़ा होगा और उसके पास आने जाने या फिर दूसरे खर्चों के लिए पैसा कहां से आया? सीमा बताती है कि उसकी 2 बहनें हैं। चलिए मान भी लें कि सीमा ने अपने बच्चों को अपनी बहन के पास भी छोड़ दिया हो, तो क्या उसकी बहन ने इस बारे में पूछा नहीं होगा कि वो इतने दिनों तक बच्चों को छोड़कर कहां जा रही है? काठमांडू में सचिन से मिलने के बाद सीमा फिर पाकिस्तान वापस आ गई और भारत जाने की तैयारी करने लगी। 11 मार्च से 29 मार्च के बीच सीमा ने सचिन को लेकर 100 से भी ज्यादा वीडियो बनाए और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। जानकार मानते हैं कि ये सीमा ने इस वजह से किया ताकि सचिन को उसकी मोहब्बत पर पूरी तरह से भरोसा हो जाए। नेपाल से लौटने के बाद सीमा ने सचिन को राजी कर लिया कि वो अपने 4 बच्चों को लेकर नोएडा आ जाएगी और फिर वहीं पर रहेगी। सीमा की माने तो इसके बाद ही उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया कि वो भारत में सबसे आसानी से किस रास्ते से घुस सकती है। पाकिस्तान में ग्रेजुएट लोग भी ठीक तरह से इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं और सीमा ने तो गांव के स्कूल से 5वीं पास की है, जहां पर बदहाली के आलम का अंदाजा वही लगा सकता है जो पाकिस्तान में रहता है। बावजूद इसके सीमा अपनी बोलचाल में इंग्लिश के भी कई वर्ड्स का इस्तेमाल करती है। एटीएस ने पूछताछ के दौरान सीमा से इंग्लिश भी पढ़वाई। जिस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन था, उसे सुनने के बाद एटीएस वाले भी दंग थे। सीमा की माने तो वो मई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान से नेपाल आ गई और यूपी बॉर्डर के रास्ते नोएडा तक पहुंची। एटीएस की जांच में ये बात सामने आई है कि इस दौरान सीमा ने सचिन से बात करने के लिए अपने सिम के डेटा नहीं बल्कि दूसरे लोगों के फोन के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया। अपने निशान मिटाने की जरूरत आखिरकार सीमा को क्यों पड़ी? नोएडा आने के बाद सचिन और सीमा किराए के मकान में रह रहे थे। जाने अनजाने में सचिन बुलंदशहर के एक वकील के पास पहुंचा और उसने सीमा और उसके 4 बच्चों के बारे में बताया। इसके बाद वकील ने इसकी इत्तला पुलिस को दी और तब जाकर दोनों को गिरफ्तार किया गया। बाद में कोर्ट से सीमा, सचिन और सचिन के पिता को जमानत मिल गई। इसके बाद से तो सीमा पूरी लाइमलाइट में आ गई और मीडिया ने उसे सेलिब्रिटी बना दिया। जैसे जैसे उसके इंटरव्यू सामने आते गए, उस पर शक और ज्यादा बढ़ता गया। शक की सबसे बड़ी वजह है उसकी हिंदी पर पकड़। पाकिस्तान के सिंध राज्य में उर्दू के साथ सिंधी बोली जाती है। वहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा भारत के हिंदी बेल्ट के लोगों से बिल्कुल अलग होती है और एक बार की बातचीत में कोई भी पहचान सकता है कि ये शख्स हिंदुस्तानी है या नहीं। आमतौर पर पाकिस्तानी अपनी बोलचाल में उर्दू के शब्दों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है, लेकिन सीमा अपनी बोलचाल में उर्दू के बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करती है। एक बात और गौर करने वाली है कि सीमा जो भाषा बोलती है उसमें ग्रेटर नोएडा की बोली की बहुत झलक मिलती है। ऐसा कर पाना किसी आम पाकिस्तानी के लिए बेहद मुश्किल काम है जब तक उसे अच्छी तरह से ट्रेनिंग ना दी गई हो। सीमा के पास से बरामद उसके आइडेंटिटी कार्ड में उसके बनने की तारीख 20 सितंबर 2022 बताई गई है।
आमतौर पर पाकिस्तान में इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड, जिसे वहां शिनाख्ती कार्ड कहा जाता है, जन्म के तुरंत बाद ही बन जाता है, जिस तरह से भारत में बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। सीमा को 4 जुलाई को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके पास से पुलिस ने 4-5 मोबाइल फोन्स बरामद किए, जिनमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ था। सीमा की माने तो ये फोन पाकिस्तान में उसके बच्चों ने तोड़ दिया था और सचिन के कहने पर ही वो उसे भारत लाई थी, क्योंकि सचिन ने उसे फोन को नोएडा में ठीक कराने की बात कही थी। सवाल ये भी है कि सीमा ने एक पाकिस्तानी सिम कार्ड भी नोएडा आने के बाद तोड़ दिया। अब बहस इस बात पर हो रही है कि सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो उसे भारत में रहने दिया जाए। यूपी एटीएस उससे पूछताछ कर रही है और अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी पुलिस हेडक्वार्टर को देगी, जो बाद में गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी, जिस पर गृह मंत्रालय फैसला लेगा। हालांकि इस मामले को करीब से देखने वाले लोगों का मानना है कि अगर सीमा को भारत में रहने दिया जाता है तो ये गैर कानूनी तौर पर भारत आने वाले लोगों के लिए नजीर बन जाएगा और सब सीमा के केस का हवाला देना शुरू कर देंगे। सीमा ने भारत का कानून तोड़ा है और कानून के हिसाब से ही उसके साथ बर्ताव किया जाए, यानी जिस तरह से भारत पहले भी दूसरे देशों से आए लोगों को डिपोर्ट करता आया है, वैसे ही सीमा को भी भारत से पाकिस्तान उसके बच्चों के साथ डिपोर्ट कर दिया जाए। उधर कई लोग सीमा को मानवीय आधार पर शरण देने की बात भी कह रहे हैं, क्योंकि सीमा बार बार अपने बयानों में कह रही है कि अगर वो पाकिस्तान वापस गई तो उसे मार दिया जाएगा, इस वजह से उसे भारत में ही रहने दिया जाए। अब बॉल सरकार के कोर्ट में है जो इस पर फैसला लेगी, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर सचिन ने वकील के पास जाने की गलती नहीं की होती तो सीमा को बोलचाल और रहन सहन की वजह से पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ऐसे में बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि बिना ट्रेनिंग के क्या सीमा इतनी अच्छी हिंदी बोल सकती है और हिंदू रीति रिवाजों के बारे में इतनी जानकारी रख सकती है? सोचिएगा जरूर। और क्या है इस पूरे मामले पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।